नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में डीएसी की एक मीटिंग और मीटिंग में लिए गए एक महत्वपूर्ण डिसीजन के बारे में। इस डिसीजन के तहत भारत की तीनों सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए लगभग 80,000 करोड़ रुपए की मंजूरी की गई है। भारत की तीनों सेनाओं को मॉडर्न किया जाएगा, आधुनिक हथियारों से सुसज्जित किया जाएगा। अब ये आधुनिक हथियार कौन-कौन से हैं? ये भारत की तीनों सेनाओं ने इनकी डिमांड की थी। इन तीनों सेनाओं के द्वारा जिन रक्षा उपकरणों की डिमांड की गई, उन सभी की मंजूरी भारतीय सेना के द्वारा रखी गई है। यानी उनके लिए ये जो उपकरण हैं उपलब्ध कराए जाएंगे, ऐसा भारतीय सेना ने भारत सरकार ने डिसीजन लिया है। तो डीएसी की जो मीटिंग हुई है उसमें ये कंफर्म कर दिया गया है कि भारत की तीनों सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए हम ये अमाउंट जो है वो खर्च करने जा रहे हैं। तो पूरी खबर क्या है विस्तार से समझेंगे और एक-एक करके उन तकनीकी चीजों के बारे में भी बात करेंगे जो डिसीजन लिए गए हैं। तीनों सेनाओं के लिए कौन-कौन से उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे, कौन-कौन से सिस्टम अवेलेबल कराए जाएंगे, इन सभी पर हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा, बारीकी से चीजों को समझने का प्रयास करेंगे, विश्लेषण करेंगे। देखिए खबर क्या है, डीएसी ने सशस्त्र बलों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कितना 79,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव जो है उसको मंजूरी दे दी है। तीनों सेनाएं मतलब भारत की ट्राई सर्विस यानी थल सेना, जल सेना और वायु सेना, सभी अखबारों में इसे सुर्खियों से छापा गया है। डीएसी अप्रूव 79,000 करोड़ डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रपोजल और इसकी जो आप कह सकते हैं कि पुष्टि जो है वो पीआईबी के द्वारा भी की गई, प्रेस इंफॉर्मेशन एंड ब्यूरो के द्वारा, कि रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह उनकी अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 79,000 करोड़ रुपए के विभिन्न प्रस्तावों के लिए आवश्यकता स्वीकृति प्रदान की गई है। ये न्यूज़पेपर में भी है, पीआईबी पर भी ये छापा गया है। अब देखिए जब बैठक की गई तो यहाँ पर समझना, रक्षा मंत्री जो है उसमें बैठे हुए थे। इसके अलावा भारतीय तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं और जो अधिकारी हैं उनको इसमें बिठाया गया और यहाँ पर कुल मंजूरी कितनी दी गई 79,000 करोड़। जब ये मीटिंग चल रही थी तो इसका उद्देश्य क्या था? तीनों सेनाओं ने अपनी डिमांड रखी थी और उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लिए गए। यहाँ जो उद्देश्य था यानी जो मकसद था वो ये था कि तीनों सेनाओं की ऑपरेशनल जो ताकत है उसको बढ़ाया जाए, ऑपरेशनल स्ट्रेंथ जो है उसको एनहांसमेंट किया जाए। उसके लिए क्या करना होगा? आधुनिक हथियार प्रणालियों की खरीद करनी पड़ेगी, जो या फिर भारत में जो डेवलप हो रही हैं, भारत की कंपनियां जो बना रही हैं उनको खरीदा जाए, युद्ध क्षमता में वृद्धि की जाए, तीव्र प्रतिक्रिया बल का आधुनिकीकरण किया जाए, यानी जो इंस्टेंट रिएक्शन फोर्स है जो हमारी, उसको और ज्यादा मॉडर्न किया जाए, सैन्य उपकरणों को अपग्रेड किया जाए। फिर दूसरी बात ये थी कि हमारी जो सर्विलांस सिस्टम है या सर्विलांस कैपेबिलिटी है उसको और ज्यादा मजबूत किया जाए। यानी एक तो दुश्मन पर हमला करने की ताकत को मजबूत कर रहे हैं और दूसरी तरफ दुश्मन पर नजर रखने की जो ताकत है, उस क्षमता है, उसको बढ़ा रहे हैं। तो सर्विलांस सिस्टम में एडवांस जो सर्विलांस टेक्निक है, सेंसर है, उन सभी को शामिल किया जाए। सीमा सुरक्षा में सुधार, वास्तविक समय खुफिया जानकारी, समुद्री और हवाई निगरानी तंत्र को विकसित किया जाए। तो इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए इन्होंने कहा कि भाई क्या क्या चीजें जो थल सेना, जल सेना, वायु सेना के लिए आवश्यक है, उनमें जो मेन पॉइंट्स थे जिनको निर्धारित किया गया कि तोपों के लिए गोला बारूद यानी आर्टिलरी एम्यूनिशन यहां पर दिया जाए थल सेना के लिए। नाइट विजन डिवाइस जो होते हैं वो इंफ्रारेड रेज पर आधारित होते हैं। किसी भी मौसम में, खराब मौसम की परिस्थितियों में दुश्मन पर निगरानी करने के लिए, दुश्मन की लोकेशन को ट्रैक करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। और फिर एएलएच यानी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर प्रणाली जो है वो यहां पर उपलब्ध कराई जाए। वायुसेना के लिए लंबी दूरी की हथियार प्रणाली, उन्नत हथियार और एवियोनिक्स, इन सभी को डिटेल में पढ़ेंगे हम। यहाँ पर केवल हम पहले ये बता रहे हैं कि मुख्य रूप से किन चीजों पर ध्यान दिया गया। विमानों का अपग्रेड यानी एयरक्राफ्ट जो है उनको अपग्रेड किया जाए। फिर नौसेना के लिए, पनडुब्बियों के लिए एडवांस वेपन दिए जाए, सबमरीन के लिए। फिर टोही और निगरानी प्रणाली यानी नजर रखने के लिए जासूसी जो अपने पास में सिस्टम होता है उसको बढ़ाया जाए। एंटी शिप मिसाइल्स हैं यानी जहाज रोधी मिसाइलें जो कि जहाजों को नष्ट कर सकें और अपने जहाजों की सुरक्षा कर सकें। और इसमें भी ये ध्यान रखना है कि ये सब कुछ मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत ये सब कुछ होना चाहिए। तो
कुल मिलाकर बात यह है कि यहाँ पर यह ध्यान दिया गया कि हमें केवल संख्या नहीं बल्कि तकनीक और रियल टाइम जो इंटेलिजेंस है उसको शामिल करते हुए भारतीय सेनाओं को यहाँ एडवांस करना है। इसमें मॉडर्न वेपन्स होंगे, एडवांस डिफेंस इक्विपमेंट्स होंगे, हाईटेक सर्विलांस सिस्टम होंगे। इन सभी को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना है। और देखिए इसमें कई सारे ऐसे डिसीजन लिए गए, जैसे कि इंडियन आर्मी के लिए हम बात करें तो इसमें ड्रोन सिस्टम हो गया या फिर रडार सिस्टम हो गया, इन सभी को शामिल किया गया है। इंडियन एयरफोर्स के लिए कई सारे डिसीजन लिए गए हैं, एक एक करके डिटेल में आपको बताएंगे। यहाँ पर थल सेना जो है उसको ये कहा गया कि नाग मिसाइल इनको खरीद कर ज्यादा से ज्यादा दी जाए। नाग मिसाइल भारत की एंटी टैंक मिसाइल है। भारत की फायर एंड फॉरगेट तकनीक पर आधारित भारत की पहली जो स्वदेशी तकनीक से बनाई गई है वो एंटी टैंक टैंक रोधी मिसाइल है, जो दुश्मन के टैंकों को नष्ट कर सकती है। यह इंफ्रारेड इमेजिंग सिस्टम पर आधारित है। नाइट विजन कैमरे इसमें भी लगे होते हैं दुश्मन की स्थिति को पता करने के लिए। ये टेम्परेचर जो थर्मल इमेजिंग सिस्टम है उसका भी उपयोग करती है, यानी तापमान के आधार पर दुश्मन की स्थिति का पता लगाती है। आईजीएमडीपी जो प्रोग्राम चला था 1983 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में, जिसमें 5 मिसाइलें बनाई गई थी, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। उनमें से एक मिसाइल नाग भी थी। तो नाग का यहाँ पर संख्या बढ़ाई जाए। इसके अलावा जैसे कि भारतीय सेना के पास ड्रोन होने चाहिए, जिसमें से नागास्त्र ड्रोन हमारे स्वदेशी तकनीक से डेवलप किया गया है, इसकी संख्या बढ़ाई जाए। इसकी रेंज है 30 किलोमीटर। फिर आप आ जाइए नेवी के लिए। नेवी के लिए इन्होंने एक विशेष तौर पर रिमोटेडली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम आरपीएस, जिसको यानी खरीदा जाएगा, और ये भी एक प्रकार का ड्रोन सिस्टम ही है जो नेवी की सुरक्षा के लिए यहाँ पर अवेलेबल कराया जाएगा। फिर एयरफोर्स के लिए ऑटोमेटिक टेक ऑफ लैंडिंग रिकॉर्डिंग सिस्टम खरीदा जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनका नाम दिया है। अब मैं आपको डिटेल में बताता हूं जो सारी महत्वपूर्ण चीजें हैं। थल सेना, नौसेना और वायुसेना, इनके लिए 80,000 करोड़ रुपए का खर्चा करके भारत सरकार किस तरीके से आधुनिक जो उपकरण हैं, आधुनिक जो सिस्टम है वो डेवलप कर रही है। देखिए एक एक करके चीजों को समझिए आप ध्यान से। भारतीय थल सेना के लिए सबसे पहले लॉइटर म्यूनिशन सिस्टम उपलब्ध कराए जाएंगे। थल सेना की बात कर रहा हूं मैं, इंडियन आर्मी की बात कर रहा हूं। लॉइटर म्यूनिशन सिस्टम जो है ये एक प्रकार के सुसाइडल ड्रोन होते हैं, आत्मघाती ड्रोन, जिनको कामिकाजी ड्रोन भी कहते हैं। ये ड्रोन क्या करते हैं, टारगेट को ढूंढते हैं, उस टारगेट से जाकर टकराते हैं और फिर खुद भी नष्ट हो जाते हैं और उस टारगेट को भी तबाह कर देते हैं। तो दुश्मन के टारगेट पर सटीक और घातक हमला होता है। लक्ष्य की पहचान कर हवा में मंडराते रहते हैं, ये टारगेट को पहचानते हैं और फिर उस पर प्रहार करते हैं। तो एक तो ये सिस्टम जो है सेना को उपलब्ध कराया जाएगा। दूसरा है पिनाका मिसाइल सिस्टम। यहाँ पर पिनाका के लिए डिसीजन लिया गया। देखिए पिनाका जो सिस्टम है वो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, जिसमें बहुत कम समय में जो बहुत ज्यादा संख्या में रॉकेट लॉन्चर छोड़े जाते हैं। लगभग 44 सेकंड में हम 12 रॉकेट लॉन्चर जो हैं उससे दाग सकते हैं। इसका तो सफल परीक्षण अभी हमने सेशन भी किया था। पिनाका एलआरजीआर लॉन्ग रेंज जो गाइडेड रॉकेट है 120 किलोमीटर की रेंज में, इसका सफल परीक्षण हाल में ही किया गया है। पहले इसकी रेंज 40 किलोमीटर थी, अब इसको 120 किलोमीटर कर दिया गया है। और यहाँ पर रेंज और सटीकता जो है उसमें वृद्धि पिनाका सिस्टम में की जाएगी। ये डिसीजन भी इस डीएसी की मीटिंग में लिया गया था। हाई वैल्यू टारगेट पर लंबी दूरी से सटीक हमला करना है, एरिया वेपन से प्रिसीजन वेपन में बदलना है। मतलब आपको सटीकता से हमला करने वाले एक वेपन सिस्टम के रूप में पिनाका को डेवलप करना है, ये यहाँ पर निर्णय लिया गया और इसकी रेंज को बढ़ाया गया। फिर लो लेवल लाइट वेट रडार्स, यानी ऐसे रडार जो बहुत कम वजन वाले हों, जिनको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाया जा सके और छोटे और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन की पहचान और ट्रैकिंग कर सकें। ड्रोन खतरों से सुरक्षा और प्रारंभिक चेतावनी ये दे सकें, उपलब्ध करा सकें, ताकि सीमा पर महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इनकी जो कह सकते हैं उपयोगिता बढ़ जाए। तो इसलिए लो लेवल लाइट वेट रडार्स जो हैं उनका भी प्रावधान यहाँ पर रखा गया। फिर एक महत्वपूर्ण सिस्टम है एंटी ड्रोन सिस्टम मार्क सेकंड। एंटी ड्रोन सिस्टम जो है मार्क सेकंड जो है, ये मार्क सेकंड का एडवांस वर्जन है और ये दुश्मन के ड्रोन की पहचान कर उन्हें हवा में ही नष्ट करने की क्षमता रखता है। मुख्य रूप से बॉर्डर एरिया और संवेदनशील ठिकानों पर इसे तैनात किया जाएगा। तो कहना का मतलब यहाँ सेना का आधुनिकीकरण, बढ़ी हुई मारक क्षमता और सीमा सुरक्षा में मजबूती को ध्यान में रखते हुए ये सिस्टम भारतीय थल सेना को उपलब्ध कराए जाएंगे। दूसरा आप आ जाइए आप भारतीय नौसेना। नौसेना के लिए जो मुख्य इक्विपमेंट सिस्टम जो है रखे गए हैं,
इसमें वो क्या है समझिए। एक है बोलार्ड पुल टक्स। बोलार्ड पुल टक्स का मतलब क्या है, जैसे कि ये जहाज है, ये जहाज, अब इस जहाज को आपको क्या करना है, बंदरगाह पर खींचना है, खींचना है। तो इसके लिए यहाँ पर टोइंग फोर्स, यानी इसको कनेक्ट करके खींचा जाता है, क्योंकि ये भारी भरकम होते हैं। तो इसको टोइंग करके, यानी इसको जोड़कर दूसरे जहाज जो है, दूसरी जो मशीनरी है, जो ताकतवर मशीनरी, वो खींचती है। तो इसे कहते हैं बोलार्ड पुल टक्स। जहाजों व पनडुब्बियों को बंदरगाहों में लाना, ले जाना और सुरक्षित संचालन। तो इनको इस तरीके से धक्का दिया जाता है, फोर्स लगाया जाता है, ताकि इनको सही जगह पर, प्रॉपर जगह पर लाया जा सके। इसमें सबमरीन भी, पनडुब्बी भी हो सकती है, ये जहाज भी हो सकते हैं। बंदरगाहों में परिचालन दक्षता और सुरक्षा में वृद्धि, भारी जहाजों का आसान नियंत्रण इससे किया जाएगा। फिर आ जाइए आप, हाई फ्रिक्वेंसी सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो मैनपैक। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसकी सहायता से हमारे जो सैनिक हैं वो लंबी दूरी तक सुरक्षित संचार कर पाएंगे। विस्तारित संचार सीमा, यानी संचार सीमा जो है, जो लिमिटेशंस हैं कम्युनिकेशन की, उनको बढ़ा दिया जाएगा। बेहतर सुरक्षा और विश्वसनीयता, विभिन्न प्लेटफॉर्मों के बीच निर्बाध संपर्क, यानी सैनिक हमारे जो है वो आपस में निर्बाध संपर्क कर सकें, संचार व्यवस्था को विश्वसनीय बना सकें, लंबी दूरी तक संचार हो सके, उसके लिए हमने हाई फ्रिक्वेंसी सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो मैनपैक जो है उसको यहाँ पर रखा है। फिर आ जाइए, हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग रेंज रिमोटेडली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम, HALRPAS। ये हिंद महासागर क्षेत्र में लगातार निगरानी के लिए बनाया गया सिस्टम है। यानी ये जो हमारे एयरक्राफ्ट यहाँ पर उड़ रहा है, वो अगर हिंद महासागर क्षेत्र में हमें निगरानी करनी है, तो उस एयरक्राफ्ट में ये सिस्टम हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग रेंज रिमोटेडली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम लगाया जाएगा। इस सिस्टम के माध्यम से 24/7 निगरानी कैपेसिटी जो है हमारी बढ़ जाएगी, और विस्तृत समुद्री क्षेत्र में जागरूकता या फिर खुफिया जो सूचनाएं हैं, उन सभी में सुधार आने वाला है। ये भारतीय नौसेना के लिए व्यवस्था की गई है। फिर आ जाइए आप, भारतीय वायुसेना। देखिए, भारतीय वायुसेना के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि जो हमारे विमान होते हैं, चाहे भले वो एयरक्राफ्ट हो चाहे सिंपल विमान हो, जब वो टेक ऑफ करते हैं और लैंडिंग करते हैं, यानी जब उड़ान भरते हैं और उतरते हैं, तो उस समय इनके लिए सटीक सिग्नल या सटीक सूचना जानकारी उपलब्ध कराना बड़ा जरूरी होता है। और उस समय कोई भी गलती होती है, कोई भी गलती, तो उस समय मौका नहीं मिलता है संभलने के लिए, बहुत कम चांसेज होते हैं। तो यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है, ऑटोमेटिक टेक ऑफ लैंडिंग रिकॉर्डिंग सिस्टम। यानी जो जब यहाँ पर टेक ऑफ किया जा रहा होगा या लैंडिंग की जा रही होगी, तो उस पूरे प्रोसेस की रिकॉर्डिंग करने के लिए सिस्टम तैयार रहेगा। यानी उस पूरे प्रोसेस की ये क्या करेगा, रिकॉर्डिंग करेगा। फ्लाइट सेफ्टी में महत्वपूर्ण सुधार होगा, डेटा विश्लेषण और दुर्घटना जांच में सहायक। यानी दुर्घटना हो गई मान लीजिए कोई, तो पता ही नहीं चलता कि कमी किसकी थी। जैसे कि हमारे यहाँ पर कई दुर्घटनाएं हुई हैं, पायलट पर ये थोप दिया जाता है कि पायलट की कमी थी। अब जबकि हो सकता है एयरक्राफ्ट का जो सिस्टम है उसमें कहीं गड़बड़ हो, उसकी उसमें सुधार नहीं किया गया हो। तो यहाँ जब रिकॉर्डिंग होगी तो उससे साफ पता लग जाएगा कि वास्तव में कमी किसकी थी। तो आने वाली जितनी और बाकी की जो फ्लाइट्स का जो ड्यूरेशन है, या जो फ्लाइट्स आगे वाली जो होंगी हमारी, उनमें हम सुधार कर सकते हैं। सुरक्षात्मक रूप से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। फिर आ जाइए अस्त्र मार्क 2। अस्त्र मार्क 2 देखिए, भारत की एयर टू एयर मिसाइल है, हवा से हवा में मारक क्षमता वाली मिसाइल है। अस्त्र मार्क 1 का एडवांस वर्जन है, और इसकी जो मारक क्षमता है उसको बढ़ाया गया है। पहले हमारी जो अस्त्र मार्क 1 मिसाइल थी उसकी मारक क्षमता 110 किलोमीटर के आसपास थी। यहाँ पर मारक क्षमता 160 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर तक बढ़ाई गई है। अब ये मारक क्षमता हवा में बहुत ज्यादा होती है, ये बियॉन्ड विजुअल रेंज है। बियॉन्ड विजुअल रेंज का मतलब होता है कि जैसे हवा में हमारा ये विमान उड़ रहा है और दुश्मन का जो विमान है मान लीजिए ये है, तो अगर ये बहुत ज्यादा दूरी पर है, 25-50 किलोमीटर की दूरी पर है, तो ये यहां से दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता, तो इस पर हमला करना मुश्किल होता है। लेकिन अगर आपके पास में अस्त्र मार्क 2 जैसी मिसाइल है, तो ये बियॉन्ड विजुअल रेंज, यानी दृश्य सीमा से परे, दृश्य सीमा से दूर, जहां आपको विमान दिख नहीं रहा, लेकिन ये टारगेट को पहचान कर उस पर सटीकता से हमला करने में सक्षम होती है। तो इस मिसाइल से हमारी वायुसेना बहुत ज्यादा घातक हो जाएगी। फिर आ जाइए पायलट सिम्युलेटर। पायलट सिम्युलेटर देखिए एक विशेष प्रकार की प्रणाली है, एक सिस्टम है। इसमें क्या किया जाता है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल तेजस विमान है हमारा, सुखोई विमान है, तेजस है, राफेल है। अब इनको हमें क्या करना है, हमारे जो पायलट हैं उनको ट्रेनिंग देनी है, उनको सिखाना है
नए पायलट्स को ट्रेनिंग देनी है, ज्यादा से ज्यादा पायलट जो उनको चलाना सीख सकें। और क्योंकि जब युद्ध की स्थिति होती है तो हमारे पास में ये सब व्यवस्थाएं होनी चाहिए। अब अगर आप राफेल को उड़ाते हैं, तेजस को उड़ाते हैं, 1 घंटे 2 घंटे का प्रैक्टिस सेशन आपने किया, तो उसमें एक तो कीमत यानी लागत काफी बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें फ्यूल बहुत ज्यादा कंजप्शन होता है और ये बहुत महंगी प्रणाली है। तो आप जब ट्रेनिंग के दौरान इन चीजों को उपयोग में लाते हैं तो आपकी कॉस्टिंग वो बहुत बढ़ जाती है। और खुदा ना करे मान लीजिए कोई उस समय गलती हो जाए थोड़ी बहुत भी, तो ये एयरक्राफ्ट इतनी तीव्र गति से चलते हैं कि पायलट के सामने बचने के बहुत कम ऑप्शन होते हैं, तो कई दुर्घटनाएं हो जाती है, हमारे पायलट शहीद हो जाते हैं, जवान शहीद हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रैक्टिस सेशन के दौरान ऐसी कोई दुर्घटना ना हो, हमारी लागत भी कम हो जाए, उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए आप एक वर्चुअल प्रैक्टिस सेशन उपलब्ध करा सकते हैं। वर्चुअल प्रैक्टिस सेशन का मतलब है कि आभासी तौर पर वही माहौल क्रिएट कर दिया जाए जो जैसा कि किसी एयरक्राफ्ट में, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में होता है। तो यहाँ पर पायलट सिम्युलेटर जो है वो एक ऐसा सिस्टम है जिसमें पायलट जो है बिना किसी, जैसे तेजस में मतलब डायरेक्ट, जैसे कि डायरेक्टली तेजस में बैठे बिना वो वैसा ही सब कुछ महसूस करता है जैसा तेजस के अंदर बैठकर करेगा। तो यहाँ उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। तेजस फाइटर जेट के लिए विशेष सिम्युलेटर है। सुरक्षित और यथार्थवादी प्रशिक्षण, लागत प्रभावी है, ईंधन और समय की बचत है। यानी यहाँ पर आपको ये सब फायदा होने वाला है और इससे सुरक्षा ये है कि यहाँ पायलट की जान को कोई खतरा नहीं है। वो पूरी तरह से उन्हीं सभी प्रैक्टिस सेशन को अनुभव कर रहा है जैसा वास्तव में होता है। फिर आ जाइए स्पाइस 1000 बॉम्ब। ये जो बॉम्ब है ये भारत ने स्वदेशी तकनीक से बनाया है। इसका वजन है 450 किलो, पाउंड में देखें तो 1000 पाउंड। ये जीपीएस और कैमरा सिस्टम से लैस है। टारगेट की पहचान करके पिन पॉइंट अटैक करता है, फुल एक्यूरेसी के साथ अटैक करता है और उससे टारगेट को तहस नहस किया जा सकता है। यानी ये स्पाइस 1000 बॉम्ब जो है वो भारतीय वायुसेना के लिए एक घातक हथियार के रूप में कार्य करेगा। तो ये थी दोस्तों वायुसेना की परिचालन क्षमता, सटीकता और प्रशिक्षण सुरक्षा में वृद्धि के लिए यहाँ क्या डिसीजन लिया उसकी बात कर रहे हैं। भारतीय वायुसेना के लिए एक और महत्वपूर्ण डिसीजन लिया गया है। डीआरडीओ के द्वारा स्वदेशी तकनीक पर आधारित AEW&C सिस्टम डेवलप किया गया जिसका नाम है नेत्रा। नेत्रा जो कि मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत की पहचान है। क्या है ये समझिए। सबसे पहले तो ये समझिए कि AEW&C क्या होता है। इसका मतलब होता है एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल। क्या मतलब हुआ इसका समझना। देखिए पृथ्वी की जब हम बात करते हैं ना, तो पृथ्वी आपको पता है इस तरीके से गोल है। तो हमारा रडार सिस्टम मान लीजिए कहीं पर लगा है, रडार सिस्टम हमारा खुद का लगा हुआ है, तो गोलाई के कारण, पृथ्वी की गोलाई के कारण बहुत ज्यादा दूरी तक हम इसमें सर्विलांस नहीं कर सकते, निगरानी नहीं कर सकते। लेकिन अगर यही चीज हवाई जहाज में लगा दी जाए तो हवाई जहाज ऊपर से क्या कर रहा है, निगरानी कर रहा है। तो वहां से दुश्मन पर नजर रखना बहुत आसान और सटीकता से किया जा सकता है। तो हम क्या, हमने नहीं, दुनिया में बहुत सारे देशों ने इसे डेवलप किया है। जैसे कि इजराइल की ये तकनीक बहुत महत्वपूर्ण है, भारत ने भी इसे खुद स्वदेशी तकनीक से अब डेवलप कर लिया है और डीआरडीओ ने नेत्रा के नाम से AEW&C कंट्रोल सिस्टम बना लिया है। अब ये जो सिस्टम है इसमें क्या होता है समझना। इसमें विमान के ऊपर एक रडार लगा दिया जाता है। फॉर एग्जांपल आप इसे रडार मान लीजिए, एक रडार लगा दिया जाता है और ये रडार सिस्टम फुल 360 डिग्री पर ऐसे घूमता रहता है। 360 डिग्री पर घूमता है तो सभी दिशाओं में इससे तरंगें निकलती हैं, रेडियो तरंगें निकलती हैं। इन रेडियो तरंगों के माध्यम से ये सभी दिशाओं में दुश्मन पर नजर रख सकता है और पूरी सटीकता के साथ में तीव्र गति से रख सकता है और फिर उस पर अटैक किया जा सकता है। तो ये जो सिस्टम है AEW&C कैसे काम करता है, ये स्कैनिंग पूरे 360 डिग्री पर स्कैनिंग करता है, फिर टारगेट का आइडेंटिफिकेशन होता है, पहचाना जाता है, फिर ये डेटा प्रोसेसिंग एंड शेयरिंग, यानी विमान के अंदर जो पायलट बैठा है उसके पास में कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, उसके पास में डेटा भेजा जाता है, डेटा शेयरिंग की जाती है और फिर कंट्रोल सिस्टम जो है उसको भी निर्देश दिए जाते हैं। तो यानी ये केवल डेटा शेयरिंग ही नहीं कर रहा, कंट्रोल सिस्टम को भी क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। तो इस तरीके से दुश्मन पर बहुत सटीकता से हमला किया जा सकता है। यहाँ पर जैसे कि आप देखें, समय रहते पहचान हो गई, त्वरित सूचना प्रसंस्करण हो गया, तुरंत प्रतिक्रिया यानी उस पर हमला भी कर दिया जाता है। हमने हमारा जो नेत्र सिस्टम है उसमें ऐसा रडार लगाया है जो कि बहुत ज्यादा एडवांस रडार है जिसकी चर्चाएं आजकल खूब है।
और ये हमारा जो सिस्टम है वो एम्ब्रर एयरक्राफ्ट से प्रेरित है, जो कि ब्राजील के पास है। ब्राजील का एम्ब्रर एयरक्राफ्ट है, उस पर आधारित या उससे प्रेरित होकर डीआरडीओ के द्वारा इसे बनाया गया है। इससे में फायदा क्या होगा, हम हमारी सीमाओं पर बेहतर नजर रख पाएंगे, चाहे भले वो हमारा हवाई क्षेत्र हो, समुद्री इलाका हो, दुश्मन की हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा सकती है। और युद्ध जैसी स्थिति में आप तेजी से निर्णय लेने में सक्षम होते हैं, क्योंकि ये पूरे 360 डिग्री पर सर्विलांस करता है, तो संदिग्ध गतिविधि का तुरंत पता लग जाता है। तेज निर्णय लेने का समय, यानी हमारे पास में समय जो है, हम तीव्रता से जब निर्णय ले पाएंगे तो समय की हमारे पास में ज्यादा उपलब्धता रहेगी। और त्वरित प्रतिक्रिया की रफ्तार, यानी आप इंस्टेंट रिएक्शन कर पाते हैं तेजी से। तो इस तरीके से हमारा जो नेत्र सिस्टम है, जो कि एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम के तहत डेवलप किया गया है डीआरडीओ द्वारा, ये भारतीय वायुसेना के लिए एक खास हथियार होने वाला है, सिस्टम होने वाला है। कुल मिलाकर बात यह है कि डीएसी ने 80,000 करोड़ रुपए लगाकर या इसकी मंजूरी देकर भारतीय सेनाओं को मजबूत किया है, भारतीय सेनाओं की ऑपरेशनल क्षमताओं और मारक क्षमताओं में विस्तार किया है, और भविष्य की चुनौतियां और उनकी तैयारी के लिए हमने कदम रख दिया है। दूसरी तरफ घरेलू उद्योग और रिसर्च को प्रोत्साहन इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि ये सारे सिस्टम जो हैं भारत के बहुत सारे जो कंपनियां हैं या फिर जो उद्योग हैं उनके द्वारा डेवलप किए जा रहे हैं, डीआरडीओ के साथ ये मिलकर काम कर रहे हैं। तो उन सभी को भी यहाँ पर यानी उन जो उद्योग हैं उनको भी यहाँ पर हेल्प मिलेगी। दूसरी तरफ इसके माध्यम से बहुत सारी संख्या में बहुत सारे लोगों को रोजगार सृजन भी उपलब्ध कराया जाएगा, नवाचार को बढ़ावा दिया जाएगा। ये सब चीजें डीएसी के इस डिसीजन से होने वाली हैं। तो ये थी दोस्तों आज की एक महत्वपूर्ण खबर, जो भारतीय सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए भारत सरकार ने डिसीजन लिया है, उसका विश्लेषण हमने किया। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आई होंगी, और बेहतर और अच्छी जानकारी के साथ फिर आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।